1969 सैन फ्रांसिस्को का एक अननोन आदमी जिसे रात के अंधेरे में मर्डर्स करने की लगभग आदत लग चुकी थी, लेकिन उसके मर्डर से भी ज़्यादा डेंजरस थी उसकी थिंकिंग। क्योंकि हर मर्डर के बाद वो पुलिस को लेटर्स भेजता था, न्यूज़पेपर्स को चैलेंज करता था और कोडेड मैसेज में लिखता था, कैच मी इफ़ यू कैन। सैन फ्रांसिस्को की पुलिस पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और उस वक्त पूरे अमेरिका में सिर्फ एक ही नाम का खौफ था, ज़ोडिएक। एक ऐसा सीरियल किलर जो सिर्फ लोगों को मार नहीं रहा था बल्कि पूरे सिस्टम के साथ गेम खेल रहा था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि आज 50 साल से भी ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को भी ये नहीं पता कि ज़ोडिएक किलर आखिर है कौन। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है अथर्व और आप सबका स्वागत है अनरिजॉल्व पेजेस पर। और आज हम बात करेंगे ज़ोडिएक किलर की, जिसने अमेरिका के हर इंसान के अंदर अपना खौफ पैदा किया था। 20 दिसंबर 1968 का वो दिन जब एक यंग कपल डेविड फैराडे और बेटी रो जेनसेन अपनी कार में फर्स्ट डेट के लिए जा रहे थे। उन्हें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी कैलिफोर्निया के हार्मन लेक की तरफ मोड़ दी। रात का टाइम था, वो एरिया भी आइसोलेटेड था और वहाँ पर सिर्फ वो दोनों थे। और तभी वहाँ पर एक अननोन आदमी गन के साथ पहुँचता है। सबसे पहले तो वो उन्हें गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन जब वो दोनों गाड़ी से बाहर नहीं आते तब वो उनकी गाड़ी के रियर टायर पर गोली मारता है। डर के मारे डेविड और बेटी भागने लगते हैं, लेकिन वो किलर डेविड को पॉइंट ब्लैंक के रेंज से शूट करता है और बेटी को पीठ पर 5 गोलियां मारता है, जिसकी वजह से उन दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंची तो दोनों विक्टिम्स मर चुके थे। इनिशियली पुलिस को लगा कि शायद ये एक नॉर्मल मर्डर केस होगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी कि ये सिर्फ एक बिगिनिंग थी। इस मर्डर के बाद वो किलर अगले 7 महीने तक कुछ नहीं करता, लेकिन 4 जुलाई 1969 को वो वापस आता है, एग्जैक्टली अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे पर, जहाँ की यंग कपल डार्लिन फेरिन और माइकल मैग्यू अपनी गाड़ी में जा रहे थे। तब वो नोटिस करते हैं कि एक अनजान गाड़ी उनका पीछा कर रही है। गाड़ी को धोखा देने के लिए माइकल अपनी गाड़ी को एक पार्किंग में मोड़ लेता है, लेकिन वो अनजान गाड़ी वहाँ पर भी आ जाती है और थोड़ी देर रुकने के बाद वापस चली जाती है। तब माइकल और डार्लिन एक चैन की सांस लेते हैं, मगर अगले ही पल वो गाड़ी फिर से पार्किंग में एंटर करती है और इस बार माइकल की गाड़ी को पीछे से ब्लॉक करती है। उसमें से एक आदमी एक बड़ी फ्लैश लाइट लेकर निकलता है और उन दोनों के फेस पर मारता है। शुरुआत में तो उस कपल को लगता है कि शायद कोई पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले उन पर अंधाधुंध फायर करता है और अटैक के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। इस अटैक में डार्लिन तो अपनी जान गंवा देती है, लेकिन माइकल बच जाता है और पुलिस को उस किलर का स्केच बनाने में हेल्प करता है, जो कुछ इस तरह से दिख रहा था। लेकिन इस मर्डर में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसी दिन रात को 12 बजे पुलिस को एक एनोनिमस कॉल आता है और कॉलर बोलता है कि आई वॉन्ट टू रिपोर्ट अ डबल मर्डर। फिर वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि कहाँ पर यह मर्डर हुआ था एंड ये भी कन्फेस करता है कि पिछले साल दिसंबर में जो मर्डर्स हुए थे वो भी उसने ही किए थे। और इतनी बात कर वो कॉल कट करता है। ये मोमेंट इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये उस किलर का पुलिस के लिए फर्स्ट कॉल था और अब पुलिस समझ चुकी थी कि ये कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है, बल्कि ये एक सीरियल किलर है जिसे चैलेंजेस देना काफ़ी पसंद है। इस कॉल के कुछ दिनों बाद 1 अगस्त 1969 को वो किलर 3 अलग अलग न्यूज़पेपर्स को लेटर्स लिखता है। उसने लेटर्स में पास में हुए तीनों मर्डर्स की जिम्मेदारी उठाई थी। पुलिस उस पर और ज़्यादा यकीन करे, इसलिए उसने उन तीनों मर्डर्स की कुछ ऐसी डिटेल्स बताई जो सिर्फ पुलिस ही जानती थी, जैसे कि मर्डर्स में कितनी बुलेट्स फायर की गई थी, कौन सी बुलेट्स यूज़ की गई थी एंड विक्टिम्स ने कौन से कपड़े पहने थे। इस इन्फॉर्मेशन के साथ उसने उन न्यूज़पेपर्स को एक एनकोडेड मैसेज भी भेजा था और धमकी दी थी कि अगर ये साइफर अगले दिन न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं किया तो वो और ज़्यादा मर्डर्स करेगा। इसलिए तीनों न्यूज़पेपर्स वो साइफर अगले दिन पब्लिश करते हैं एंड लकीली सैन फ्रांसिस्को का एक कपल वो साइफर को डिकोड भी करता है, जिसमें ये मैसेज लिखा होता है, I like killing because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all to kill. साइफर में उसने ये भी लिखा था कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करता है एंड उसने जिन जिन लोगों को मारा है वो सारे लोग आफ्टर लाइफ में उसके स्लेव्स बनेंगे। ये लेटर्स एंड साइफर्स देखकर अमेरिका के लोगों में इस किलर का खौफ बढ़ने लगा था और कुछ दिनों बाद ये किलर और एक न्यूज़पेपर को एक और लेटर भेजता है और पहली बार इस केस में एक नाम यूज होता है, ज़ोडिएक। बस इस नाम के बाद उस अननोन किलर का ऑफिशियल नाम ज़ोडिएक किलर रख दिया गया। अमेरिका के लोगों में इस नाम को लेकर बातें चालू हुई और हर एक इंसान सिर्फ एक ही सवाल पूछता था, वो ज़ोडिएक।
27 सितंबर 1969 कॉलेज का एक यंग कपल ब्रायन हार्टनेल एंड सेसिलिया शेफर्ड कैलिफोर्निया के बेरेसा लेक के पास चिल कर रहे थे एंड तब वो नोटिस करते कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा है। मैंने अजीब सा इसीलिए कहा क्योंकि उस आदमी ने एक ब्लैक कलर का हुड पहन रखा था जिस पर जोडियाक का साइन था। उसने अपना फेस ढक रखा था और उसके हाथ में गन थी। सबसे पहले तो जोडियाक ने उस कपल से पैसे और गाड़ी की चाबी मांगी। ब्रायन ने उसे अपने सारे पैसे और गाड़ी की चाबी दी मगर जोडियाक ने वो ब्रायन को वापस लौटा दी और बंदूक की नोक पर उन दोनों के हाथ बांध दिए और अपने पास रखे चाकू से उन दोनों पर इतने घाव किए जिसकी कोई हद नहीं थी। ब्रायन और सेसिलिया को मरा हुआ समझकर जोडियाक वहां से चला गया मगर जाते वक्त उस कपल की गाड़ी पर एक मैसेज छोड़कर गया जिसमें मर्डर की जगह का नाम, डेट, टाइम और हथियार का नाम लिखा था। लेक के पास मौजूद मछुआरे को जब वो कपल जख्मी हालत में मिला तो उसने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। जब ब्रायन तो बच गया मगर गहरे जख्मों की वजह से सेसिलिया ने अपनी जान गंवा दी। जिसके बाद ब्रायन ने पुलिस को पूरा इंसिडेंट डिटेल में बताया। अपने पिछले मर्डर्स की तरह जोडियाक ने फिर से पुलिस को शाम 7:40 पर कॉल किया और मर्डर की हर एक डिटेल बताई। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पुलिस ने जोडियाक के सारे मर्डर्स में कुछ सिमिलरिटीज नोटिस की जैसे कि नंबर 1 वो सिर्फ यंग कपल को अपना शिकार बनाता था। नंबर 2 उसने सारे मर्डर्स या तो वीकेंड्स पर किए थे या फिर वेकेशन के करीब। नंबर 3 जोडियाक रात के अंधेरे में हमले करता था या फिर शाम के वक्त। नंबर 4 वो जो भी मर्डर करता था उसे गर्व से एडमिट भी करता था। नंबर 5 ज्यादातर मर्डर्स वही किए जाते थे जो जाने माने डेटिंग पॉइंट्स थे। नंबर 6 उसके सारे मर्डर्स में गाड़ी का होना लाजमी था। एंड नंबर 7 ज्यादातर मर्डर्स पानी के करीब होते थे जिससे ये साबित होता है कि या तो जोडियाक मोहब्बत से मायूस है या फिर उसे लड़कियों से कुछ खास नफरत है। मगर पुलिस की ये सारी मेहनत वेस्ट जाने वाली थी क्योंकि अगला मर्डर जोडियाक कुछ इस तरह करता है जो पुलिस ने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि 11 अक्टूबर 1969 को पॉल स्टीन नाम का टैक्सी ड्राइवर रात के करीब 9:30 बजे जोडियाक को पिक करता है जिसे प्रेसिडियो हाइट्स की मैपल स्ट्रीट पर जाना था। पूरी राइड आराम से निकल जाती है लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही जोडियाक उस टैक्सी ड्राइवर को पॉइंट ब्लैंक की रेंज से शूट करता है जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जिसके बाद जोडियाक आगे की सीट पर जाता है और उस टैक्सी ड्राइवर के शर्ट का एक छोटा पीस कट कर अपने साथ ले जाता है। मगर वो ये जानता नहीं था कि पास की बिल्डिंग से 2 बच्चे ये पूरा इंसिडेंट देख रहे थे। वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं मगर जोडियाक का हुलिया बताते वक्त उनसे एक गलती हो जाती है। वो उसका रंग ब्लैक बताते हैं। उसी रैब में पुलिस की एक जीप पेट्रोलिंग कर रही थी और ये लीड मिलते ही उन्होंने तुरंत अपनी जीप मैपल स्ट्रीट की तरफ मोड़ दी और रास्ते में उनकी मुलाकात जोडियाक से हुई जो हल्की धुंध में चलते हुए जा रहा था। वैसे तो पुलिस जोडियाक से पूछताछ भी करती है कि क्या उसने किसी आदमी को यहाँ से जाते हुए देखा है जिस पर तुम्हें शक हो। तो जोडियाक बताता है कि यहाँ से एक आदमी अभी भाग कर गया है जिसके हाथ में गन थी और जल्दबाजी में पुलिस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। और फिर एक बार जोडियाक पुलिस के हाथों से बचकर निकल चुका था मगर इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पुलिस को उस टैक्सी से जोडियाक के फिंगरप्रिंट जरूर मिल चुके थे। इस मर्डर के कुछ दिनों बाद जोडियाक ने फिर एक बार न्यूज़पेपर को लेटर लिखे और पॉल स्टीन की हत्या का सारा किस्सा हूबहू बता दिया और सबूत के तौर पर उसने लेटर के साथ पॉल स्टीन का वो शर्ट का पीस भी भेज दिया। और इस बार उसने धमकी दी कि उसका अगला निशाना कैलिफोर्निया में चलने वाली स्कूल बसेस है। डर के मारे पुलिस हर स्कूल बस का पीछा करना स्टार्ट करती है मगर जोडियाक की यह धमकी सिर्फ पुलिस को डराने के लिए थी। वो स्कूल बसेस पर किसी भी प्रकार का कोई भी हमला नहीं करता। और इस टाइम तक पूरे कैलिफोर्निया में जोडियाक का खौफ फैल चुका था। लोग लेट नाइट बाहर जाना अवॉइड करने लगे थे। कपल्स आइसोलेटेड पर जगहों पर जाना बंद कर रहे थे और हर एक न्यूज़पेपर को सिर्फ यही डर लगा रहता था कि जोडियाक अगला लेटर क्या भेजेगा। इतने सालों में पुलिस ने मल्टीपल सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट किया लेकिन उनमें से सबसे फेमस नाम था आर्थर ली एलन। पुलिस के साथ साथ काफी सारे लोग भी यकीन करते थे कि यही जोडियाक है क्योंकि उसके पास एक घड़ी थी जिस पर जोडियाक लिखा हुआ था और साइन भी था मगर उसके हैंडराइटिंग एंड फिंगरप्रिंट्स जोडियाक से मैच नहीं कर रहे थे। और कई साल पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद 1992 में उसकी डेथ हो गई। जोडियाक किलर का केस आज भी एफबीआई के मोस्ट फेमस अनसॉल्व केसेस में काउंट होता है। वैसे तो ऑफिशियली कंफर्म विक्टिम्स तो 5 ही है लेकिन जोडियाक ने अपने लेटर्स में क्लेम किया है कि उसने 37 मर्डर्स किए हैं। क्या वो सच बोल रहा है या सिर्फ लोगों को डराने के लिए बोल रहा है कोई नहीं जानता। बाय द वे आपको इस केस के बारे में क्या लगता है अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर जरूर करना और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो हम लाते रहेंगे ऐसे रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज सिर्फ अनरिजॉल्व पेजेस पर।